एसएससी के जीके जीएस सीरीज में आप लोगों का फिर से स्वागत है। राजपूत काल एवं मुस्लिम आक्रमण। चोल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो विजयालय ने की थी। 8वीं शताब्दी के बीच चोल साम्राज्य का उदय हुआ था। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा राजवंश संगम साहित्य में वर्णित 3 ताज वाले राजाओं में से एक नहीं था? तो इनमें से चेर, चोल और पांड्य थे, लेकिन पल्लव जो है वो नहीं था। संगम जो है वो दक्षिण भारत का एक पीरियड है जब संगम साहित्यों की रचना की जा रही थी। जब संगम कवि जो है उनके साथ में आने का जो स्थल है उसी के लिए संगम शब्द का यूज किया गया है। तो 3 संगम आयोजित किए गए थे जो कि मदुरई के पांड्य शासकों के संरक्षण में किए गए थे। नेक्स्ट है, निम्न में से किस कवि ने उत्तरवर्ती चालुक्य शासक विक्रमादित्य षष्ठ की जीवनी लिखी? तो विल्हन ने विक्रमादित्य षष्ठ की जीवनी लिखी है और उनकी जो कृत है, मतलब उनका जो कृति है, उनका नाम है विक्रमांक देव चरित। ये जो उनकी कृति है इसमें विक्रमादित्य षष्ठ की जीवनी लिखी गई है और विल्हन को विक्रमादित्य षष्ठ ने आश्रय दिया था। नेक्स्ट है, विक्रमादित्य षष्ठ जिनके दरबारी कवि विल्हन ने उनकी जीवनी लिखी थी, किस राजवंश के शासक थे? तो विक्रमादित्य षष्ठ चालुक्य वंश के शासक थे और चालुक्यों में भी कौन सा? तो कल्याणी के चालुक्य। इनका पीरियड है 1076 से 1126। मैं कल्याणी के चालुक्य इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि चालुक्य की 3 शाखाएं थी, तुम्हें पता होना चाहिए। वातापी के चालुक्य, वेंगी के चालुक्य और कल्याणी के चालुक्य। नेक्स्ट है, चालुक्य राजवंश ने वातापी में शासन किया जो आधुनिक समय में ब्लैंक भारतीय राज्य में है। तो वातापी जो है आज कर्नाटक राज्य में है और चालुक्य राजवंश की शुरुआत जो है वो पहले वातापी शाखा से ही हुई थी। तो वातापी शाखा की स्थापना पुलकेशिन प्रथम कर रहे हैं। हालांकि इससे पहले भी 2 शासक थे लेकिन वे स्वतंत्र नहीं थे, इसलिए माना जाता है कि पुलकेशिन प्रथम को ही सबसे पहला स्वतंत्र शासक वातापी के चालुक्य वंश का माना जाता है। तो जब इनका पीरियड चल रहा था, ये 6वीं से 8वीं शताब्दी तक जो है वातापी के चालुक्य वंश रहा है। उसके बाद राष्ट्रकूटों ने चालुक्य को पराजित किया और उनका शासन स्थापित हुआ। तो 8वीं से 10वीं शताब्दी तक राष्ट्रकूट रहे, फिर राष्ट्रकूटों को हराकर कल्याणी के चालुक्य आए। नेक्स्ट है, 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में एक नवीन आंदोलन का उद्भव हुआ जिसका नेतृत्व बासवन्ना नामक एक ब्राह्मण ने किया जो प्रारंभ में जैन मत को मानने वाले थे और ब्लैंक राजा के दरबार में मंत्री थे। तो देखो, ये जो गुरु बासवन्ना है ये एक दार्शनिक और समाज सुधारक थे और ये कल्याणी के चालुक्य के प्रधानमंत्री थे। कल्याणी के चालुक्य साम्राज्य में प्रधानमंत्री थे। तो इन्होंने अपना भेदभाव के खिलाफ जो है एक सामाजिक सुधार आंदोलन चलाया था। नेक्स्ट है, श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे पहला राजा कौन था? तो देखो, वैसे तो सबसे पहले राजराज प्रथम ने आधा श्रीलंका जीता था, लेकिन अगर पूरी तरह से बात की जाए और दूसरी बात की राजराज चोल इसमें ऑप्शन में है भी नहीं, तो हम राजेंद्र प्रथम की ही बात करेंगे क्योंकि राजेंद्र प्रथम ने संपूर्ण श्रीलंका को जीत लिया था। उसके अलावा फिर उन्होंने महिपाल शासक जो थे महिपाल, उनको पराजित किया और गंगई कोंड चोल की उपाधि धारण की। साथ ही कावेरी नदी के किनारे गंगई कोंड चोलपुरम नामक नई राजधानी की भी स्थापना की। तो इसका आंसर राजेंद्र प्रथम हो जाएगा। नेक्स्ट है, रानी रुद्रमा देवी का संबंध निम्न में से किस राजवंश से था? तो रुद्रमा देवी जो है वो वारंगल के काकतीय वंश की थी। ये गणपति देव की पुत्री थी और गणपति देव का कोई बेटा था नहीं, इस वजह से जो है उनकी मृत्यु के बाद रुद्रमा देवी ने ही शासन किया था और जब ये शासिका बनी थी तब ये मात्र 14 वर्ष की थी। रानी रुद्रमा देवी ब्लैंक राजवंश की प्रसिद्ध शासक थी, तो वारंगल के काकतीय वंश की। बादामी किस वंश की सबसे पुरानी राजधानी थी? तो बादामी चालुक्य वंश की, यानी वातापी को ही बादामी भी कहा जाता है, तो बादामी या वातापी एक ही नाम है। वो चालुक्य राजवंश की सबसे पुरानी राजधानी थी। बाकी मैंने बता ही दिया, इसके 3 शाखा थे, बादामी, वेंगी और कल्याणी के चालुक्य। तो बादामी की राजधानी बादामी थी, वेंगी की राजधानी पहले वेंगी थी, बाद में राजमुंद्री हो गई, और कल्याणी के चालुक्यों की राजधानी मान्यखेट थी। नेक्स्ट है, गौतमीपुत्र सातकर्णी 2री शताब्दी ईस्वी में ब्लैंक साम्राज्य के महानायक शासक थे। तो गौतमीपुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश के सबसे फेमस शासक थे। नेक्स्ट है, पूर्व मध्यकाल में ब्लैंक पर नियंत्रण पाने के लिए
एक प्रसिद्ध त्रिपक्षीय युद्ध लड़ा गया था। तो देखो, पूर्व मध्यकाल में कन्नौज पर नियंत्रण पाने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, और वो त्रिपक्षीय संघर्ष पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूटों के बीच में हुआ था। यह युद्ध लगभग 200 वर्षों तक चला, और इसमें इवेंचुअली प्रतिहार ही जीतते, क्योंकि देखो हर बार क्या होता कि पाल और प्रतिहार के बीच झगड़ा होता, फिर राष्ट्रकूट इंटरफेयर करते और वो हरा देते, जो भी जीता हुआ था उसको भी हरा देते। लेकिन फिर उनकी जो साम्राज्य था वो दक्षिण में था, इस वजह से उनको दक्षिण में जाना पड़ जाता, तो फिर प्रतिहार इस चीज का फायदा उठाकर दोबारा से एक्वायर कर लेते। तो इस तरह प्रतिहार ही जो है वो लास्टली जीत पाए थे। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध कवि और नाटककार राजशेखर निम्न में से किस प्रतिहार राजा के दरबार में दरबारी कवि थे? तो देखो, इनमें से महेंद्रपाल में भी थे और थोड़े टाइम के लिए महिपाल में भी थे। तो महेंद्रपाल और महिपाल के दरबार में राजशेखर थे। इनकी प्रसिद्ध कृति है कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा और बाल रामायण। नेक्स्ट है, निम्न में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना पाल ने की थी? तो पालों ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, और पाल शासकों में भी धर्मपाल ने की थी, जिसकी कार्यकाल जो है, या जिसका जो शासन वर्ष है वो 775 से 800 ईस्वी तक है। इसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। इसके अलावा इसके जो पिता थे गोपाल, उन्होंने अवंतीपुर की वाली विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है ये अपने टाइम पे बहुत ही विश्वविख्यात था, लेकिन 1193 में मुस्लिम आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने इसे नष्ट कर दिया था। ये देख लो कितना बार रिपीट हुआ है। भारत के किस क्षेत्र में कामरूप एक प्राचीन नाम है? तो असम का प्राचीन नाम है कामरूप। वर्मन राजवंश के भास्कर वर्मन ने ब्लैंक क्षेत्र पर शासन किया था। तो भास्कर वर्मन ने कामरूप पे ही शासन किया था, जो कि असम का पुराना नाम है, और असम का एक और पुराना नाम प्राग ज्योतिषपुर भी है। तो ये जो कामरूप के राजा हैं भास्कर वर्मा, ये आपने जब हर्षवर्धन की कहानी पढ़ी होगी तो उसमें भी इनका जिक्र होता है कि भास्कर वर्मा जो है हर्षवर्धन से हाथ मिलाता है गौर नरेश शशांक को हराने के लिए। मतलब दोनों डिसाइड करते हैं कि एक तरफ से मैं, दूसरी तरफ से तुम अटैक करोगे। नेक्स्ट है, 9वीं शताब्दी में प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो धर्मपाल ने की थी, जो कि पाल वंश का शासक था। ये वर्तमान बिहार के भागलपुर जिले में है। नेक्स्ट है, उदंतपुरी शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था? तो उदंतपुरी शिक्षा केंद्र भी बिहार में ही अवस्थित है, और इसकी स्थापना पहले पाल शासक गोपाल ने की थी। नेक्स्ट है, पाल राजवंश का संस्थापक कौन था? तो पाल राजवंश का संस्थापक गोपाल था, और माना जाता है कि इन्हें भी जनता ने चुन के राजा बनाया था। ये बंगाल का पहला बौद्ध राजा था, और इन्होंने उदंतपुरी में एक मठ का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है, खजुराहो के मंदिर किस राजवंश के दौरान बनाए गए थे? तो खजुराहो के मंदिर चंदेल वंश के शासनकाल में बनाए गए थे। और खजुराहो मंदिर में बहुत सारे मंदिर आते हैं, जैसे कंदरिया महादेव मंदिर, मतंगेश्वर मंदिर, इसके अलावा भी मंदिर है। और खजुराहो के जो मंदिर है उसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, सबसे प्रसिद्ध ब्लैंक शासक पृथ्वीराज तृतीय थे, जिन्हें 1192 में एक अफगान शासक सुल्तान मोहम्मद गोरी ने हराया था। तो पृथ्वीराज तृतीय किस वंश के थे? तो वो चौहान वंश या चाहमान वंश के थे। तो चौहान वंश के राजा थे पृथ्वीराज तृतीय, जिन्हें 1192 में मोहम्मद गोरी ने हराया था। इससे पहले जब तराइन का पहला युद्ध हुआ था 1191, उसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हरा दिया था। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश राज्य में 11वीं शताब्दी की भोजशाला की संरचना का निर्माण किस राजवंश के संरक्षण में किया गया है? तो वो परमार वंश के संरक्षण में किया गया है। परमार वंश के ही सबसे फेमस राजा थे राजा भोज। उनका शासन काल है 1000 से 1055 ईस्वी तक। तो इन्होंने ही एक महाविद्यालय की स्थापना की थी धार जिले में, जिसे कि बाद में भोजशाला के रूप में जाना जाने लगा। नेक्स्ट है, जयमल और फत्ता वे योद्धा थे जिन्हें ब्लैंक के किले की रक्षा करने का प्रभार सौंपा गया था। तो जयमल और फत्ता जो है वो चित्तौड़ के किला रक्षा करने का प्रभारी थे। नेक्स्ट है, चंदेल राजवंश के किस राजा ने कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था? तो चंदेल राजवंश के राजा है धंगदेव, उन्होंने कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था 999 ईस्वी में। नेक्स्ट है, किस राजवंश ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाई? तो इनमें से प्रतिहार राजवंश ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाई, और प्रतिहार राजवंश में भी सबसे पहले नागभट्ट द्वितीय ने अपनी राजधानी बनाई थी। नेक्स्ट है, जब हार निश्चित हो जाती थी
तो ब्लैंक पुरुषों को शाका नामक एक अनुष्ठान करना होता था, जो कि उनकी अंतिम लड़ाई थी, जिससे वे वापस नहीं आ सके। तो देखो, ये शाका प्रथा हो गई या जौहर प्रथा हो गई, ये सब जो है राजपूतों में प्रचलित थी। जैसे शाका प्रथा जो है वो पुरुषों के लिए थी और जौहर प्रथा राजपूत महिलाओं के लिए थी। जौहर तो तुम लोग को पता ही है कि जो राजपूत महिलाएं होती थी वे आक्रमणकारियों से अपनी इज्जत की रक्षा करने के लिए खुद ही अपनी जान दे देती थी। तो जौहर होने के एक दिन बाद सारे योद्धा जो है वे केसरिया रंग की पगड़ी पहनकर मैदान में उतरते थे, जो कि भारतीय संस्कृति में बलिदान का प्रतीक है। उसी को शाका प्रथा कहा जाता था। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन प्रतिहार वंश के महानतम शासक थे? तो प्रतिहार वंश के महानतम शासक हैं मिहिर भोज। इनके काल को जो है प्रतिहार वंश का स्वर्ण काल कहा जाता है। इन्हें आदिवराव और प्रभास जैसी उपाधि से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, पृथ्वीराज चौहान ने ब्लैंक से विवाह किया था, वह उसके शत्रु जयचंद गढ़वाल की बेटी थी। तो पृथ्वीराज चौहान ने संयोगिता से शादी की थी। संयोगिता, यहाँ पे संयुक्ता लिख दिया गया है, लेकिन उनका असली नाम संयोगिता था। तो जब उनका स्वयंवर हो रहा था तो उसी स्वयंवर से पृथ्वीराज चौहान ने उन्हें अपहरण किया था, उनका अपहरण किया था और ले जाकर शादी कर ली थी। इसी बात से तो वो गुस्सा थे ना ये जयचंद। इस वजह से जब मोहम्मद गोरी ने आक्रमण किया था पृथ्वीराज चौहान पे तो उसने मदद नहीं की थी। हालांकि ये इन दोनों के लिए ही घातक साबित हुआ। पृथ्वीराज चौहान के पिता कौन थे? तो सोमेश्वर चौहान थे। ये लोग जो है दिल्ली और अजमेर में शासन करते थे। कौन से दो प्रमुख शहर चाहमानों के नियंत्रण में थे? तो दिल्ली और अजमेर। मैंने बताया ही कि चौहान जो है वो दिल्ली और अजमेर। वैसे देखो, दिल्ली जो है वो पहले तोमर वंश के अधीन था, लेकिन 9वीं सदी के मध्य में विग्रह राज ने तोमर वंश से दिल्ली को जीत लिया और बाद में ये दिल्ली भी और अजमेर भी इन्हीं के हाथ में आ गया। इस वंश के लास्ट शासक पृथ्वीराज चौहान थे। उसके बाद से ये मोहम्मद गोरी का शासन शुरू होता है। मोहम्मद गोरी को 1191 में एक शासक ने हराया था। वो शासक है पृथ्वीराज चौहान, जो किस वंश के हैं? चौहान वंश के हैं। देखो, पृथ्वीराज चौहान ने जो पहला युद्ध लड़ा था, मतलब मोहम्मद गोरी के साथ तराइन का पहला युद्ध, उसमें वो जीत गए थे, लेकिन दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान हार गए थे और मोहम्मद गोरी जीत गया था। चंदावर का युद्ध निम्न में से किसके बीच हुआ था? तो चंदावर का युद्ध जयचंद और मोहम्मद गोरी के बीच हो रहा। जयचंद वही गढ़वाल वंश का शासक है जिसकी बेटी से पृथ्वीराज चौहान ने शादी की थी। तो जैसे जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान की मदद नहीं की, तो उसी तरह से जयचंद को भी मोहम्मद गोरी से अकेले ही लड़ना पड़ा और ये भी पराजित हो गया था। निम्न में से किसने 11वीं शताब्दी में गुजरात पर हमला किया और सोमनाथ मंदिर को लूटा? तो सोमनाथ मंदिर को लूटने का काम महमूद गजनवी ने किया है। पता ही होगा, इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। तो सन 2025 में इसने गुजरात में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया और उसे बहुत लूटा। देखो, सोमनाथ मंदिर जो है वो हिंदू के लिए सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है और शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों में से पहला मंदिर है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा महमूद गजनवी का पंजाब के बाहर अंतिम आक्रमण था? तो पंजाब के बाहर अंतिम आक्रमण वही सोमनाथ की लूट थी, जहां से उसे लगभग 20 लाख दिनार की संपत्ति प्राप्त हुई। नेक्स्ट है, 711 से 12 ईस्वी में भारत पर हुए अरब आक्रमण का नेतृत्व किसने किया था? तो अरब आक्रमण का नेतृत्व मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। 711-12 ईस्वी में ये अल हज्जाज का सेनापति था और जब इसने सिंध पर आक्रमण किया था तब वो भारत का एक क्षेत्र था जो कि अब पाकिस्तान में है। तो उस टाइम पे उसने सिंध और पंजाब क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की थी। नेक्स्ट है, प्राचीन समय में विदेशी आक्रमणकारियों द्वारा कई बार लूटा गया ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो सोमनाथ मंदिर गुजरात में स्थित है। इसको टोटल इतिहास में बताया जाता है कि 17 बार लूटा गया और ये ऋग्वेद में ऐसा उल्लेख है कि इसका निर्माण राजा चंद्रदेव ने किया था और 1025 में इसे महमूद गजनवी ने लूटा, जो इसका सबसे फेमस लूट था। मतलब फेमस नहीं कहना चाहिए, नोटोरियस कह सकते हो। 711 ईस्वी में अरब सेनापति ब्लैंक ने सिंध पर विजय प्राप्त की थी, जो खलीफा के क्षेत्र का एक हिस्सा बन गया। तो मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर विजय प्राप्त की थी, जो खलीफा के क्षेत्र का एक हिस्सा बन गया। नेक्स्ट है, चंदावर की लड़ाई मोहम्मद गोरी और ब्लैंक वंश के कन्नौज के जयचंद के बीच हुई थी। तो जयचंद जो है वो कन्नौज के गढ़वाल वंश का शासक था और इसे अकेले युद्ध लड़ना पड़ा था क्योंकि पृथ्वीराज चौहान से दुश्मनी थी और जब पृथ्वीराज चौहान पर अटैक हुआ था तब इसने साथ नहीं दिया था। नेक्स्ट है, उज्बेकिस्तान से अल बिरूनी किस शताब्दी में भारत आया? तो अल बिरूनी भी जब मोहम्मद कासिम ने अटैक किया था तो उसी के साथ भारत आया था, यानी कि 11वीं शताब्दी में।
और इसने किताब उल हिंद की रचना की है, जिससे भारत के बारे में बहुत सी जानकारी मिलती है। निम्न में से किस शासक ने 1178 में मोहम्मद गोरी को हराया था? तो 1178 में मोहम्मद गोरी को भीम द्वितीय ने हराया था। भीम द्वितीय की तरफ से, हालांकि गुजरात पर जब इसने आक्रमण किया था तो भीम द्वितीय की ओर से उसकी विधवा मां नायिका देवी ने नेतृत्व किया था और उसने मोहम्मद गोरी को पराजित किया था। ये गोरी की भारत में पहली पराजय थी। नेक्स्ट है, महमूद गजनवी ने पहली बार भारत पर कब आक्रमण किया था? तो पहली बार उसने 1001 ईस्वी में आक्रमण किया था और ये पहला आक्रमण हिंदू शाही शासक जयपाल के खिलाफ था। तो इसमें महमूद गजनवी जीत गया था और उसका अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में जाटों पर हुआ था। नेक्स्ट है, चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी द्वारा निम्न में से किस राजा को पराजित किया गया था? तो मोहम्मद गोरी ने जयचंद को पराजित किया था। किताब उल हिंद के लेखक अल बिरूनी को किस शासक द्वारा बंदी बनाया गया था? तो इसमें कंफ्यूज मत होना। देखो, अल बिरूनी का जन्म जो है वो ख्वारिज्म में हुआ था, तो वो वहीं का था। तो जब महमूद गजनवी ने 1017 ईस्वी में ख्वारिज्म को जीत लिया, यानी कि आज का उज्बेकिस्तान, जब वहां विजय प्राप्त कर ली तो वहीं पे उसने अल बिरूनी को बंदी बना लिया और बाद में जब उसने अल बिरूनी की सेवा देखी तो उससे प्रसन्न होकर उसे अपने दरबार में शरण ली। 1026 ईस्वी में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर हमला और लूटपाट किसने की? तो महमूद गजनी ने की। मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच कौन सी लड़ाई हुई थी? तो तराइन की लड़ाई। इसके अलावा खानवा का युद्ध 1527 में हो रहा है, ये बाबर और राणा संगा के बीच होता है, इसमें बाबर जीत जाता है। प्लासी की लड़ाई अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच में होता है 1757 में, तो इसमें अंग्रेज जीत जाते हैं, लेकिन यह एक छल होता है क्योंकि सिराजुद्दौला का जो सेनापति था मीर जाफर, उसने धोखा दे दिया था। फिर बक्सर का जो युद्ध है ये 1764 में हो रहा है, अंग्रेजों और 3 राजाओं के संघ के खिलाफ। उस संघ में बंगाल का पूर्व नवाब मीर कासिम, अवध का नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय शामिल होते हैं, लेकिन वो लोग हार जाते हैं। 1001 ईस्वी में अपने पहले आक्रमण में महमूद गजनी ने निम्न में से किस भारतीय शासक को हराया था? तो हिंदू शाही वंश के शासक जयपाल को हराया था। 1001 में अपने पहले हमले में महमूद गजनवी किस भारतीय शासक को हराया था? तो जयपाल को हराया था। निम्न में से किस गुप्त राजा ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो इनमें से कुमार गुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, जो कि शिक्षा का एक प्रधान केंद्र था। हालांकि जब वो नष्ट कर दिया गया बख्तियार खिलजी के द्वारा, तो फिर से अब बन गया वैसे नालंदा विश्वविद्यालय। नेक्स्ट है, मंदिर वास्तुकला के निम्न में से कौन सी शैली उत्तर भारत में लोकप्रिय है? तो उत्तर भारत में नागर शैली लोकप्रिय है। ये नागर शब्द जो है वो नगर से ही बना है, क्योंकि इसका सर्वप्रथम निर्माण नगर में हुआ था। तो ये उत्तर भारत की शैली है और द्रविड़ जो है वो दक्षिण भारत की शैली है। तमिलनाडु में स्थित बृहदेश्वर मंदिर की स्थापत्य शैली कौन सी है? तो वो द्रविड़ शैली में बना है। आपका जो भी स्कोर हुआ कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।